सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, पर झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो सिमित संस्थान, जो कि आज लगभग 17 सालों के अथक परिश्रम और तपस्या के बाद बिहार में अपनी एक अलग पहचान बनाया है और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। और हमारे छात्रों ने आज पूरे राज्य स्तर पर और पूरे भारत में, आज भारत की जो बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं और जो बड़े से बड़े आईटी संस्थान हैं, जो वैश्विक संस्थान हैं, वहां वो अपना योगदान दे रहे हैं। बच्चे स्टार्टअप कर रहे हैं और बच्चे जो है वो भारत के अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनियों में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में और सरकारी सेवा में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में हो, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट के जॉब में हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जॉब में हो, नेशनलाइज बैंक के जॉब में हो, हर जगह हमारे बच्चे हर एक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उस पर गर्व होता है। हमने एक मुकाम हासिल किया, एक पहचान बनाई। और अब कोई 2-4 छात्र जो कि किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई में सस्पेंड हुआ है या जिसका किसी दूसरे संस्थान के साथ कोई उसका क्या कहते हैं उसको वेस्टेड इंटरेस्ट है, वैसे लोग अगर कुछ इस तरह का झूठ फैलाना चाहते हैं, सर से पैर तक पूरा का पूरा झूठ, एकदम थॉरोली झूठ, उसमें 1% का भी कहीं कोई, मैंने उनके जितने तरह की बातों को सुना, मेरे तक सब बातें आई, मेरे को कुछ वीडियोस दिखाए गए, कहीं किसी में बात में अगर 1% का भी तथ्य होता तो हमको लगता कि भाई इसका कुछ जवाब दिया जाए, लेकिन कहीं कोई तथ्य नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, झूठ जिसका पैर नहीं होता है वो कई बार जो है वो बहुत तेजी से हवा में उड़ता है। अफवाह ही होती है, लेकिन अफवाह उड़ती है क्योंकि उसके कोई पैर नहीं होते, सिर पैर नहीं होते। और ये झूठ जो है, इसको मुझे लगा कि भाई चलो ठीक है, जितनी बातें झूठ है, हर एक चीज का तथ्यात्मक रूप से एकदम फैक्चुअल प्रमाण के साथ तथ्यात्मक दस्तावेजों को दिखाते हुए जहां संभव हो वहां सीसीटीवी फुटेज लगाया जाए। जिस बैच के 2-4 बच्चों ने ये कंफ्यूजन फैलाया था, उसके बैच में मैं गया, बच्चों से सारी बातें करी। वो जो बच्चे जो कंफ्यूज थे, जिनको भरगलाया गया था, जिनको भ्रमित किया गया था, वो बच्चे यहाँ इसी लाइब्रेरी में बैठ करके नीरज तुमसे बात की है अगले ही दिन सारा सच जो है वो डालो, क्योंकि बिहार में पढ़ाने वाले संस्थान कम है जहाँ पे प्रतिदिन क्लासेस होती है। और जो संस्थान पढ़ाने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है, जहाँ सबसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, प्लेसमेंट होता है, डिसिप्लिन होता है, वहां पर अगर कोई इस तरह का कंपटीशन करना है तो करिए, खुल के करिए, खुल के प्रतियोगिता करिए, उससे छात्रों का भला होगा। आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्लासेस कराइए, अच्छी वर्कशॉप कराइए, अच्छा प्लेसमेंट कराइए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, अच्छे फैकल्टीज को लाइए। आप वहां कंपटीशन नहीं करेंगे और आप बिलो द बेल्ट इस तरह का झूठ का जो है कारोबार करेंगे, किसी को आप बदनाम करने का प्रयास करेंगे, लांछन लगाएंगे झूठा। और शुरुआत कहां से हुई थी, अगर मैं याद करता हूं, मुझे लगता है संडे को मेरे को पता चला कि कुछ बच्चों ने कॉलेज में वीडियो बना करके डाला है मैम लोगों और का। हाँ, सपना मैम। उस दिन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था, 18 तारीख संडे था। तो बच्चों का लॉस ना हो इसलिए उस दिन ऑफिस खोला गया था ताकि बच्चे अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर सके। बट उस दिन एप्लीकेशन काउंटर बंद था, एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर पा रहे थे हम लोग, क्योंकि रजिस्टर मेंटेन नहीं हो पाता, इसलिए मैंने मना किया था कि एप्लीकेशन नहीं ले सकते हम। और बिना मेरे मर्जी के उन्होंने, मेरे बोलने के बावजूद उन्होंने मेरा वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे अपलोड किया। और एप्लीकेशन किस चीज का था कि 1100 रुपए के जगह पर क्या लिया जा रहा है, 21। उन्होंने कोई वीडियो बना के डाला और उस वीडियो पे भी लिखा कि शुल्क 1100 है, लिया जा रहा है। भाई आज नहीं, हमको लगता है कि 10 साल से हो गया होगा शुरू से। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का जो पंजीयन शुल्क है वो 3 साल में एक बार लगता है, एमबीए में 2 साल में एक बार लगता है। वो शुरू से ही वो शुल्क रहता है, शुल्क है यूनिवर्सिटी के साइट पे मेंशन है। और वो शुल्क हम नहीं लेते हैं, वो हमारे पास नहीं आता है। वो शुल्क जो है पूरा का पूरा एज इट इज विश्वविद्यालय में जमा होता है। और जब बच्चा विश्वविद्यालय के पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता है तो वहां पर उसको 2100 का वहां स्लिप दिखाई पड़ता है, जिसको वो साइन करता है कि विश्वविद्यालय में उसका वो 2100 रुपया जमा हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं एक एक करके मुझे लगता है, मैं तो सारे बैचेस में भी गया, बच्चों से बात करी, लेकिन तुम लोग को मैंने जिम्मेवारी दी थी कि अगर अब इसको झूठ का जो हटाना है, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी करना है, तो तुम लोग सारे पॉइंट्स लेकर के आओ एक एक करके। मुझसे मैं चाहूंगा कि पोदार सर बैठे हैं, ये भी उत्तर देने के लिए सक्षम है, और सारा एक एक पॉइंट जो कि झूठ बनाया गया है, जो कि बिल्कुल बेसिर पैर का है, चाहे वो किसी तथाकथित अपने आप को पत्रकार कहने वाला कोई यूट्यूबर हो जिसको भाषा की तमीज नहीं हो, चाहे वो हो, चाहे जो भी हो, जो कुछ भी है, सारी बातें आप पूछ लो बच्चे।
और आपकी हर चीज का मैं जो भी बात कहूंगा वो फैक्ट से कहूंगा, प्रमाण से कहूंगा, और बाकी मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे जो हैं वो प्रमाण दे दिए। उनके जो अग्रज जो उनके जो होंगे पत्रकार, जब वो यहाँ आए तो उनको सारे बच्चों ने घेर के बोला कि झूठ दिखाना बंद करिए। ठीक है सर, हम आपके बात से ही शुरू करते हैं। अभी आपने जैसे बताया वैसे ही पहला एलिगेशन यही हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बच्चों ने लगाया कि जब स्टूडेंट्स एप्लीकेशन लेकर आए थे तो संस्थान ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। कौन सा ऐसा संस्थान है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एप्लीकेशन नहीं अभी लेकर? आज आप बाहर जाके पता करिए, आज भी आवेदन आए होंगे, आज भी आवेदन लिया गया होगा। बच्चे जो हैं वो हर एक स्तर से आवेदन जमा करते हैं, यहाँ तक कि मेल पर भी आवेदन यहाँ पे बच्चे भेजते हैं, उसको भी हम स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि ईमेल पर हम आवेदन नहीं लेते हैं, हम हर जगह लेते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा आवेदन आज लिया जाएगा तो उसको कहीं पर रजिस्टर पे दर्ज होना चाहिए कि बिना दर्ज वो ले लेना चाहिए। और रविवार के दिन क्या ये सुविधा किसी कॉलेज में होती है कि रिसीविंग सेक्शन जो है वो खुला हो? क्या किसी सरकारी कार्यालय में, कहीं पर भी, किसी प्राइवेट कार्यालय में रविवार के दिन आपका एप्लीकेशन हो चाहे डाक हो, उसका रिसीविंग सेक्शन खुला होता है? वो नहीं संभव है। उस दिन रिसीविंग लेना वो पॉसिबल संडे को, क्योंकि रजिस्टर ही नहीं है। जिस रजिस्टर पे उसका नंबर पड़ेगा, एप्लीकेशन लेने के बाद एप्लीकेशन पे क्या पड़ता है, एक नंबर पड़ता है रजिस्टर के नंबर से, तो संडे के दिन तो वो पॉसिबल नहीं था। आप पता करिए, वहां उस दिन संडे के दिन ऑफिस खोला गया था बच्चों की सुविधा के लिए, लेकिन पूरा का पूरा ऑफिस खुला हुआ नहीं था। मात्र 2 कर्मचारी आए थे ताकि उनका जो रजिस्ट्रेशन का वर्क है वो काम हो सके विश्वविद्यालय के लास्ट डेट के हिसाब से। उस दिन कोई एप्लीकेशन वो आप शनिवार को देते, रिसीव हो जाता, आप मंडे को दीजिएगा, रिसीव हो जाएगा। संडे पूरे सप्ताह में एक दिन है जिस दिन ऑफिस बंद होता है, उस दिन भी खोला गया बच्चों के लिए, है ना। ये तो बेकार की बात है। आप जबरदस्ती वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारा वीडियो कोई तुम्हारी मर्जी के बिना बनाए और उसको इंटरनेट पे तुम्हारी मर्जी के बिना डाल दे, क्या ये तुम्हारे अधिकार का, निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा कि नहीं होगा? क्या सपना मैम से अनुमति थी उस दिन वीडियो बनाने की? वो मना कर रही है कि मेरा वीडियो मत बनाओ, उसके बावजूद उनका वीडियो बना के डाला गया। क्यों? किसने अधिकार दिया उसको? और जब आप उसमें कुछ भी, संडे को उन्होंने वीडियो में लिखा कि 1100 की जगह 2100, और वहां लोग कमेंट कर रहे हैं ये तो धांधली है, ये तो गलत है, करोड़ों की अवैध कमाई हो रही है। 100 बच्चे हैं एमबीए में, ठीक है, 100 बच्चे से हम 1000 रुपया लेकर के 1 लाख रुपया का अधिक फीस ले लेंगे और उसमें हम करोड़ों कमा लेंगे। और अगर वही ऐसा होता तो फिर हम यहाँ पर हजारों लोगों को कंबल क्यों बांट रहे हैं? अगर हमको वो अवैध कमाई करनी हो तो हम लोगों के बीच में इतना तरह का, हम स्पोर्ट्स के पीछे अभी इतना लाखों रुपए खर्च हुआ, वो हम खर्च क्यों करा रहे हैं? कोई कॉलेज तो बिहार में खर्च नहीं कराता है, कोई कॉलेज तो स्पोर्ट्स नहीं करा रहा इस तरीके से। तो हमारा मकसद ही वो, और विश्वविद्यालय का 2100 का शुल्क, अगर हम 2101 रुपया लेंगे तो उस 1 रुपए के लिए हमको कोई कह सकता है कि सर आपने 2100 रुपए की जगह पर 2101 रुपया ले लिया। जब हमने कोई 2100 का शुल्क और 2100 रुपया बच्चा जमा कर रहा है, फिर ये तरह का वीडियो बनाना। और देखो, जब आप कोई अच्छी बात बताते हो, उस खुदा सर का क्लासरूम का वीडियो होता है, बहुत सारे टीचर्स का वीडियो डलता है, सिमेंस के यूट्यूब पेज पर 25,000 वीडियोज है पढ़ाई के, उस पर व्यूज नहीं आएंगे। लेकिन कोई बोल रहा है कि 1100 की जगह 2100 ले लिया, उस पर धड़ाधड़ लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये तो गलत हो रहा है, तो जितने इंस्टीट्यूट है वो गलत है, जितने अस्पताल जो है, अरे होंगे इंस्टीट्यूट गलत, लेते होंगे कुछ ज्यादा पैसा। हमारे यहाँ हम नहीं लेते, और जो लेते हैं वो बता के लेते हैं, एडमिशन के पहले प्रिंटेड फीस स्ट्रक्चर दे के लेते हैं। और ये जो विश्वविद्यालय का शुल्क है, ये विश्वविद्यालय में जमा होता है, हमको कलेक्ट करना होता है, विश्वविद्यालय में डीडी से जमा करना होता है, और वो विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर मेंशन है। तो आई थिंक ये जो तुम्हारा प्रश्न है, इसका उत्तर एकदम सफिशिएंटली दिया जा चुका है। ठीक है, संडे को एप्लीकेशन जमा किसी कॉलेज में नहीं होता है, बिना मतलब की बात है। कोई आदमी तथ्य तक जाए तब तो। और हालांकि मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दूं, इस जब बात का जब जवाब दे दिया गया तो अगले दिन कुछ बच्चे चले आए कि 3700 मुझसे लिया जा रहा है, कॉलेज झूठ बोल रहा है। वो एक अलग कहानी शुरू हो गई। वो कोई यूट्यूबर को लेकर के आए। अब वो यूट्यूबर जो है स्वयं को पत्रकार मान रहे हैं, और एक महिला भी कोई थी पत्रकार, और वो कह रहे हैं कि देखिए पहले 1100 की जगह 2100 लिया गया, अब 2100 का 3700 हो गया है। वो रसीद दिखा रहा है। वो रसीद जो था वो 3rd सेमेस्टर के बच्चे के एग्जामिनेशन फॉर्म का था, और एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो विश्वविद्यालय का 3700 रुपया है। अब कोई इतना भी नहीं पढ़ा लिखा है कि वो ये नहीं समझ पा रहा है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है वो पूरे कोर्स में एक बार लगता है, वो 2100 रुपया विश्वविद्यालय का है। 3700 रुपया का आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का जो एग्जामिनेशन फीस है वो प्रति सेमेस्टर लगता है, और वह भी विश्वविद्यालय में जमा होता है।
अब वो उसको रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन के फीस के बीच का अंतर नहीं समझ पा रहा है और कुछ भी वो डाल दे रहा है, कुछ भी वो बोल दे रहा है और जो जनता देख रही है वो बोल रही तो गलत हो जा रहा है। अभी तक तो सुन रहे थे कि 1100 का 2100 लिया जा रहा है, अब सुन रहे हैं कि 2100 भी नहीं, अब तो 3700 लिया जा रहा है। माने कुछ भी, अरे भाई आप जाइए विश्वविद्यालय में पता करिए कि 3700 रुपए का एग्जामिनेशन फीस है कि नहीं है। और अगर वो 3700 का एग्जामिनेशन फीस है तो वो जो पत्रकार जो वहां पर वीडियो बना के चिल्ला रहा था उसको सबसे पहले आके माफी मांगना चाहिए कि सॉरी सर हमसे गलती हुआ, सच दिखाने के बजाय हम झूठ दिखाने लग गए, हमको लोगों ने सही नहीं बताया, हमने उसको वेरीफाई भी नहीं किया और हमने उसको चला दिया, अपराधी हैं हम, गलती किए हम, चाहे वो महिला पत्रकार हो चाहे वो दूसरा वाला हो, कुछ भी झूठ दिखा रहा है। 4-5 स्टूडेंट्स जो आए थे सर जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, उनका ये भी कहना था कि अगर वो फी लेट पे करते हैं तो उन पे हजारों का फाइन लगा देगा। हजारों नहीं, किसी ने कहा कि 1 घंटा में 40,000 का फाइन लग जाता है। हम जानना चाहते हैं कि किसको 1 घंटा में 40,000 का फाइन लग गया, किस कॉलेज में इस तरह का ऐसा है। कुछ भी जो मन में आएगा सो आरोप लगा दीजिएगा। 40,000 छोड़ दीजिए, 4 रुपए का फाइन लगाने का प्रावधान नहीं किया गया है। और यहाँ पर सिमेज में सैकड़ों की संख्या में बच्चे जो हैं वो सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनमें ऐसे बच्चे भी पढ़ रहे हैं जिनकी फीस 1 साल नहीं, 1.5 साल और 2 साल से आई नहीं है। मतलब वो लगभग 1.5-2 साल से पढ़ रहे हैं, उनकी आज तक फीस वहां से आई नहीं है। और वैसी स्थिति में भी उस बच्चे को 5,000 रुपए का आंशिक डिपॉजिट करके क्लास करने की सारी सुविधा दी गई और उसको एग्जाम फॉर्म भरने की, बिना नोटिस के एग्जाम फॉर्म भरने की सुविधा दी गई। इन्होंने कहा कि 5,000 रुपए का फाइन लगा दिया गया। इन्होंने कहा कि 5,000 रुपये हम लोग को चार्ज लिया जा रहा है। अरे बाबा, तुमसे कोई फीस नहीं इतना दिन में लिया गया। तुमने एडमिशन के वक्त में किसी ने 15,000 दे के एडमिशन लिया और उसको अब अगर बोला जा रहा है कि तुम्हारा नोड्यूस करवाना है, तुमने लिख के अपने हाथ से दिया है कि एग्जाम फॉर्म भरने के पहले हम अपना नोड्यूस कराएंगे और नोड्यूस कराने के लिए हम अपने पास से पैसा देंगे, सरकार से पैसा नहीं आएगा तो ठीक है। उसके बावजूद तुमसे पैसा नहीं मांगा गया। तुमको ये कहा गया कि तुम एक बार 5,000 जमा करोगे और वो 5,000 तुम्हारा डिपॉजिट होगा। जब तुम्हारे सरकार से तुम्हारा फीस आएगा तो तुम्हारा वो 5,000 तुमको क्या किया जाएगा, वापस किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा। जब ये सब बता दिया गया, जब इतना सुविधा दिया गया, तब कोई बच्चा उसको कंफ्यूजन कर, सारे बच्चे क्यों नहीं कंफ्यूज हो गए? वो 4-5 बच्चे ही कंफ्यूज हुए और उन्होंने अपने बैच के बच्चों को कंफ्यूज किया। वो बच्चे की बाद में जब उनको पता चला कि नहीं, ये 5,000 रुपये कोई फाइन नहीं है, ये डिपॉजिट है, जब वहाँ से फीस आता है, रिफंडेबल है, तो ये वापस हो जाता है। तो उनको लगा, वो आकर के बोले कि हमको गलती हो गया सर, हमको पढ़ना है, हमको कंफ्यूज कर दिया था ये लोग। खुद इसी रूम में बात हुई। कितने कॉलेज हैं ऐसे, सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, जहाँ पे बिना नोटिस के फॉर्म भरने की सुविधा दी जाती है। अगर गवर्नमेंट से फीस नहीं आता है तो क्या कोई कॉलेज अलाउ करता है बिना नोटिस के, बिना फीस जमा हुए फॉर्म भरने का? आप लोग भी स्टूडेंट रहे होंगे, क्या कॉलेज जो है बिना फीस लिए, फर्स्ट ईयर का फीस लिए बिना फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरवा देगा नोटिस के बिना? नहीं। अगर आपको फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरना है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आपको फर्स्ट ईयर का फीस देना पड़ेगा, तभी आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म। और हमने क्या सुविधा दे दी कि 5,000 रुपये जमा करके आप भर दो, आपका गवर्नमेंट से पैसा नहीं आया। और मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, एक भी बच्चा पूरे कॉलेज में, कई बार बच्चों से पूछा कि कोई बता दो बच्चा कि जिसको फीस लेट से आया हो और हमने उससे फाइन ले लिया हो। एक भी बच्चा नहीं है। सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में पेमेंट लेट से आती ही है। 2025 के जो बच्चों ने एडमिशन लिया है, अभी किसी की पैसा नहीं आया, किसी का फीस नहीं आया है, किसी की क्लास रुकी गई, किसी का क्लास नहीं रुका गया, ना फॉर्म रुका गया। क्या बोला गया कि एक बार अपने पास से आप 5,000 रुपये जमा कर दो, जब गवर्नमेंट से आएगा। वो इसलिए ताकि उसको ये महसूस हो कि उसकी भी जिम्मेवारी है, फॉर्म भरने जाना है, अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट देना है, वेरिफिकेशन करवाना है, एग्रीमेंट करना है। अगर वो ये सब ना करे तो उसका तो फिर लोन कभी सैंक्शन होगा ही नहीं। तो उसको 5,000 रुपए का एक आंशिक राशि रिफंडेबल तौर पर उससे मांगा जाता है बच्चों से। और ये उसको तो लिखवाया गया है शुरू में ही एडमिशन के वक्त कि लेना है तो एडमिशन तभी लीजिए जब आप ये लिख के देते हैं कि मेरा को नो ड्यूज करवाना होगा, फीस गवर्नमेंट से आएगी तो वेल एंड गुड, नहीं आएगी तो मैं अपने पास से जमा करूंगा। ऐसा वो लिखित में हलफनामा भर करके एडमिशन लेता है। और अगर उसको वो लिखने में सुविधा नहीं होती है तो वो बोलता है हमको एडमिशन नहीं करवाना है और उसका एडमिशन नहीं लिया जाता है। एक भी बच्चे का एडमिशन सिमेज में ये बोल के नहीं लिया गया कि तुम पढ़ो, तुम्हारा फीस नहीं आएगा तो भी तुमको कोई आपके पास में देना नहीं पड़ेगा, सबको लिख के देना होता है। उसके बावजूद लिखा हुआ है बच्चा का दिया हुआ हलफनामा, उसके बावजूद बच्चों को हम सुविधा देते हैं।
क्योंकि हमको लगता है कि भाई हो सकता है उसके पास कोई असुविधा हो, कोई बाधा हो, लोन से पढ़ रहा है, सरकार ने लोन का पैसा नहीं भेजा, इसमें बच्चे का गलती नहीं है, हम उसको फॉर्म भरने देते हैं, 5,000 रुपए की राशि उससे जरूर मांगे, ठीक है, रिफंड में क्या गलती कर दी है, कौन कॉलेज इतनी सुविधा दे रहा है, और वो 5,000 मांगने पर हमारे पे वो बच्चा वीडियो बना रहा है और हमारे बारे में गलत बातें कह रहा है, संस्थान की बुराई करने का प्रयास कर रहा है। ये लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि फाइन लगा दिया गया, कोई फाइन और कितना भी दिन लेट आया हो डीआरसीसी के बच्चों का पैसा, उन पे किसी भी तरह का दंड नहीं लगता है। जो बच्चा निजी स्तर से पेमेंट करते हैं उनको भी हमने क्या किया, उनको हमने विकल्प ये दिया है कि अगर आप ड्यू डेट से 1 महीने के अंदर में पैसा देते हैं तो आपकी फीस जो है आपको टाइमली पेमेंट का रिवॉर्ड मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। जो कर्मचारीगण सिमज में है, अगर वो लेट से आएंगे तो उनका लेट होने पर डिडक्ट होने का नियम होता है, किसी भी कॉलेज में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी संस्थान किसी भी में। कार्यालय में अगर आप लेट से जाते हैं तो आपका लेट कटने का प्रावधान होता है। हमने क्या किया, हमने किया कि आप समय से आइए, आप टाइम से 5 मिनट पहले आइए, आपको 3,000 रुपये महीने में क्या मिलेगा, टाइमली पे आने का रिवॉर्ड मिलेगा, ये ऑन टाइम बोनस मिलेगा। अब बताओ क्या ये बेहतर चीज है कि नहीं है? जब आप किसी को, हम एब्सेंट होने पर पैसा कटने का नियम होता है एम्प्लॉय के लिए, ठीक है ना। मैंने क्या कह दिया कि अगर आप एक भी दिन एब्सेंट नहीं होते हैं तो नो एब्सेंटिज्म का आपको रिवॉर्ड बोनस मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव रिवॉर्ड। लेट फाइन लगाने के बजाय मैंने बच्चों को कहा कि आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप 1 महीना के अंदर पेमेंट कर दीजिएगा ड्यू डेट से तो आपको टाइमली पेमेंट का रिवॉर्ड मिलेगा। अटेंडेंस के लिए लोग फाइन लगाते हैं, मैंने क्या किया, अगर आपका अटेंडेंस 80% होगा तो आपको अटेंडेंस का रिवॉर्ड मिलेगा। 25,000 रुपए का 3 वर्ष में रिवॉर्ड बच्चों को दिया जाता है अगर उसका अटेंडेंस पूरे 3 वर्ष क्या रहता है, 80%। अब ये बताओ, बोलता है कि रिवॉर्ड क्यों दे रहे हैं, क्या रिवॉर्ड देना गलत है? और अगर हम किसी को ये रिवॉर्ड दे रहे हैं तो उसकी फीस कम हो जाती है, अंतर हो जाता है। कोई बच्चा अगर टाइमली पेमेंट दे रहा है तो अगर वो 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट दे देता है तो उसको 15% का रिवॉर्ड मिलता है। जोड़ के देख लो, बस वही अंतर है। जो टाइमली पेमेंट करता है उसको रिवॉर्ड मिल जाता है, तो उस रिवॉर्ड मिलने के कारण उसकी फीस उसको क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर वो डीआरसीसी से पढ़ रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ रहा है, या वो खुद से पेमेंट कर रहा है लेकिन 1 महीने के ड्यू डेट के अंदर वो भुगतान नहीं कर रहा है, फीस बिल्कुल बराबर है, 1 रुपए का फीस में अंतर नहीं है। हाँ, लड़कियों के लिए कम है, लाडली बिटिया योजना है, तो लाडली बिटिया योजना में जो बच्ची पढ़ रही है उसकी फीस अलग है, सारी बच्चियों के लिए, सारी बच्चों के लिए है वो। तो अगर हम लड़कियों के लिए फीस कम कर देते हैं तो इसमें किसी को तकलीफ होती है क्या? कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? आर्मी का जो बच्चा है जिसके फादर आर्मी में है, सीआरपीएफ में है, किसी भी तरह के सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में है, उसके लिए फीस कम है। तो अगर हम उसके लिए फीस कम कर देते हैं तो क्या हमको ये अधिकार नहीं है फीस कम कर देने का? तो हमारा अधिकार क्षेत्र है, वहां हम कम कर रखे हैं। जिसका 80% नंबर है 12th में, चाहे वो मैथ में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, या 75% ओवरऑल नंबर है, लड़कों के लिए बता रहा हूँ, लड़कियों को तो वैसे ही कम है, लाडली बिटिया योजना है, लेकिन लड़कों के लिए 75% ओवरऑल हो या इंग्लिश में 80% और मैथ्स में 80% हो, उसके लिए फीस कम है। अगर पिताजी शहीद हो गए देश की सेवा करते वक्त, जवान कोई हमारे, उनके बच्चों के लिए 100% फ्री है, ना बुक का, ना यूनिफॉर्म का, ना कोई चीज का, ना उसका एग्जामिनेशन फॉर्म का लगेगा, ना उसको हम भरेंगे, कॉलेज के फंड से भरा जाएगा। अगर किसी के माता पिता नहीं है, बच्चा अनाथालय में रह करके 12वीं का परीक्षा पास किया है, उसके लिए सीमेंस में पढ़ाई पूर्ण रूप से फ्री है, तो फिर क्या हमको अधिकार नहीं है किसी को कम करने का, फ्री करने का, फ्रीशिप देने का, स्कॉलरशिप देने का, अटेंडेंस रिवॉर्ड देने का, वो भी किसी मेरिट पर, टाइमली पेमेंट का बेनिफिट देने का? हाँ, अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका टाइमली पेमेंट का बेनिफिट उनको नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो टाइमली पेमेंट उनका वहां से आता ही 1 महीना तो छोड़ दीजिए, वो 1 साल में भी कई बार पैसा नहीं आता है, तो वहां उनको टाइमली पेमेंट का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। वही अंतर है, और बाकी फी प्लान सेम है। और ये एक बच्चे का नहीं, सारे बच्चे का, जिन बच्चों ने 4 बच्चों ने कंफ्यूजन किया है, उन 4 बच्चों का भी मेरे पास दस्तावेज साइन किया हुआ है, उस टाइमली पेमेंट का भी उसमें फी प्लान लिखा हुआ है कि उसको पता था कि टाइमली पेमेंट करेंगे तो फीस मेरे ये 15% का हमको रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर वो सेल्फ पेमेंट मोड में है, खुद से पेमेंट कर रहा है और टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी फीस हो, चाहे वो डीआरसीसी में पढ़ रहा हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में हो, फीस क्या है, सेम है, एक है, कोई अंतर नहीं है। टाइमली पेमेंट का रिवॉर्ड का खाली अंतर है, अटेंडेंस रिवॉर्ड का अंतर रहेगा, लाडली बिटिया जिस बच्ची को मिलेगा उसका अंतर रहेगा। सरकार के पास 4 तरह का फी प्लान का भी प्रावधान नहीं है।
वहां पर एक ही फी प्लान होगा और सरकार में टाइमली पेमेंट का रिवॉर्ड देने का कोई प्रावधान वहां पर नहीं है। क्योंकि वहां 1 महीने के अंदर में वो फीस आ सकता व्यवस्था ही नहीं है उसकी। अभी वो व्यवस्था ही नहीं है कि 1 महीने में, अगर सरकार से भी हमको 1 महीने में आ जाएगा तो वही टाइमली पेमेंट का बेनिफिट उसको भी मिलेगा जो टाइमली पेमेंट का बेनिफिट जो अपने पास से दे रहा है उसको मिल रहा है। यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन को डील कर लूँ, इससे जुड़ा ही हुआ है वो सवाल है। केवल बच्चे ही नहीं, एक गार्जियन भी थे जो संडे के दिन यहाँ पर आए थे और वो ये कह रहे थे कि हमको कोई जानकारी नहीं दी गई है। जैसा कि सर ने अभी बताया कि लोग इसको डीआरसीसी के माध्यम से जब पढ़ते हैं, लिख के देते हैं, उन गार्जियन का कहना था कि हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। बच्चे का छोड़िए, उनके गार्जियन के सामने बैठा करके गार्जियन तो बाहर जाकर के उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं मीडिया वाले को, जो भी वो यूट्यूबर थी उसको गलत सलत बोल रहे हैं। और तुम्हारे पास आए मेरे सामने आकर के फीस जमा करने के लिए आए हैं, नाम उसका काट दिया, देने से मना कर दिया था। जिसका फीस नहीं ले रहे हैं वो संस्थान के लिए बोल रहा है कि संस्थान गलत कर रहा है। क्या गलत कर दिया? आपका बच्चा अटेंडेंस नहीं है, 2 दिन पूरे साल भर में उसका क्लास अटेंडेंस किया है, तो वैसे बच्चे का नाम हमारे काटने का प्रावधान है, बिल्कुल काटने का है, और उसके तहत नाम कट रहा है। अब उसमें आप कहेंगे कि हम गलत कर रहे हैं। अरे भाई, आप कहाँ ध्यान दे रहे थे जब आपका बच्चा घर से कहाँ जा रहा था, कॉलेज नहीं आ रहा था? आपको व्हाट्सअप करते हैं, आपको हम लोग SMS करते हैं, कॉल करते हैं, चिट्ठी भिजवाते हैं, इतना सब करने के बाद आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और आप आए हैं फीस जमा करने के लिए और आप फीस ले नहीं रहे हैं। आप फीस लेने से मना कर रहे हैं। लेना ही नहीं था फीस उसका, जब उसका अटेंडेंस नहीं था तो। और ये पेपर उनके बच्चे के द्वारा लिखा गया, उनके सामने रख दिया गया था कि देखिए आपके बच्चे ने क्या लिखा है। गार्जियन को ऐसी झूठी बातें नहीं करनी चाहिए थी, उनकी एक गरिमा होती है। सर, आपकी बातों से हम अपना नेक्स्ट सवाल पूछना चाहेंगे कि आप एडमिशन के टाइम में आप लिखित में लेते हैं, बच्चे खुद लिख कर देते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ के वो लिख कर देते हैं। तो 4-5 बच्चे जो बाहर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, उनका ये सवाल था, उनका ये कहना था कि हम लोग से ज़बरदस्ती लिखित में लिया जाता है। अगर हम लोग DRCC के थ्रू पैसा दे रहे हैं तो DRCC के थ्रू हमारा पैसा आ रहा है, तो हम लोग खुद से पैसा क्यों दें? हम लोग से ऐसा लिखित में क्यों लिया जाता है? कॉलेज ऐसा लिखित में क्यों देता है? अगर तुम DRCC में अप्लाई नहीं करोगे तो तुम्हारा पैसा DRCC से कैसे आएगा? कभी नहीं आएगा। अगर तुमने अप्लाई कर दिया लेकिन वहां दस्तावेज जमा नहीं किए तो तुम्हारा पैसा नहीं आएगा। अगर तुमने वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो तुम्हारा पैसा वहां से लोन निर्गत नहीं होगा। अगर तुमने वहां एग्रीमेंट नहीं साइन किया तो तुम्हारा लोन निर्गत नहीं होगा। अगर तुमने वहां लिख के दे दिया कि मुझे लोन नहीं चाहिए तो तुम्हारा पैसा निर्गत नहीं होगा। तो फिर जिम्मेवारी तो अल्टीमेटली छात्र की होगी ना। और यह बात उसको अगर हम एडमिशन के पहले बता रहे हैं और उसको लिख करके देना है तभी उसका एडमिशन हो रहा है, अगर वो नहीं लिख के दे रहा है तो उसको एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। तो फिर तो वो इसलिए लिखवाया जा रहा है ना कि बेटा आप जान समझ करके एडमिशन ले रहे हैं कि भले हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत पढ़ रहे हैं, अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं आया तो फिर मेरे को अपने पास से भुगतान करना होगा। ये तो स्पष्टीकरण, ये तो अपने आप में ट्रांसपेरेंसी है ना, ये तो अपने आप में क्लैरिटी है। अगर हम ये क्लैरिटी नहीं देते तब होता गलत कि हाँ भाई आपने बच्चों का एडमिशन जो है वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लिया और उसमें बच्चों को अपने पास से भुगतान करने का कोई जरूरत नहीं था। आज भी जरूरत नहीं है। आज भी बच्चे का पैसा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आया नहीं और उसको 5,000 रुपए जमा करने के बाद विकल्प दे दिया गया कि आप फॉर्म भर लो, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि उसको विकल्प नहीं दिया गया, उसको उपाय नहीं दिया गया, सब कुछ दिया गया, लेकिन उसको अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए, इसके लिए लिखवाया जाता है। अगर उसको वो एहसास ना रहे तो फिर तो शायद उसका पैसा तीसरे वर्ष तक भी नहीं आएगा। एक बच्ची कोई है जो YouTube पर वीडियो बना रही थी और मुझे उसके बारे में पता हुआ कि भाई ये बच्ची क्यों वीडियो बना रही है, ये तो हमारे साथ बनारस वगैरह भी गई थी और ये बच्ची को बहुत हम मदद करते थे, बहुत अच्छी बच्ची है, हमसे हमेशा मिलती थी। फिर हमको याद आया कि हमेशा मिलती थी कि मेरी मम्मी का तबीयत खराब है तो हमको फीस अभी जमा नहीं कर पाएंगे। उसको हम हर बार अलाउ करवाते रहे, हम उसको अपना परमिशन करवा करके उसको अलाउ करवाते रहे। फाइनल ईयर में जा करके पता चला कि उसने एडमिशन के वक्त जो फीस दिया था तब से लेकर के अब तक उसने कोई भी फीस जमा नहीं उसकी आई कोई फीस। तब हुआ कि भाई नहीं, अब तो फाइनल ईयर में आपका लास्ट एग्जाम है, अब आपको अलाउ नहीं किया जा सकता है। आपने हमेशा कहा कि सर जमा कर रहे हैं और अच्छा बच्चा मानते हुए उसको हम अलाउ कर देते थे। और मैंने एक चीज और नोटिस करी कि वो बोलती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो हमेशा मोबाइल और सब तरह का जो साधन होता ना, फैशन वो सब चीजों में रहती थी वो बच्ची। लेकिन जिस दिन उसको हम बोले कि नहीं तुम्हारा फाइनल ईयर है और तुमने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं अप्लाई किया, तुमने वहां से लोन क्यों नहीं लिया, तुमको वहां से मिल जाता, तुमको इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन उसका मकसद केवल ये था कि बिना पैसा दिए हमको पढ़ना है, ठीक है। वो बच्ची आज वीडियो बना रही है सिमेज के खिलाफ। मैंने उसको 3 साल तक पढ़ने के लिए दिया, जिस दिन उसको रोका उस दिन वो सिमेज खराब हो गया। जब तक वो बिना फीस दिए पढ़ रही थी तब तो ठीक थी। तो ये इस तरह का, और कॉलेज में अगर हम ये सुविधा उस बच्ची को दें तो फिर बाकी को क्यों नहीं देंगे। अगर हम एक बच्चे के लिए अलग नियम बना दें
कि भाई ठीक है उसको हम अलाउ कर दें, तो फिर बाकी लोग को भी तो हमको अलाउ करना चाहिए कि जो बच्चा बार बार आकर के फोर्स करे, दबाव बनाए, उसको अलाउ कर दें, और जो ना आ रहा हो उसको ना अलाउ करें। हाँ, हो सकता है और कोई बच्चा उससे ज्यादा जरूरतमंद होगा। तो एक नियम होना चाहिए सारे बच्चों के लिए, एक प्रावधान होना चाहिए। हाँ, जो चीज का नियम बन गया, कोई बच्चा अनाथ है उसको पूर्णतः माफ रहेगा, तो वो सबके लिए हो गया, वो लाभ उसी को मिलेगा जो उसके लिए एलिजिबल, जो उस कैटेगरी में आता जो है। उस कैटेगरी में आता है। जब हो गया कि अटेंडेंस रिवॉर्ड 80% होगा तो मिलेगा अटेंडेंस रिवॉर्ड, तो जिसका भी 80% होगा मिलेगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अब किसी का 79% होगा तो उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जैसे कि उस दिन सड़क पर 4-5 बच्चों ने एक यूट्यूबर को लेके आए थे, तो उन्होंने कहा कि आपके कॉलेज का फीस अलग है और डीआरसीसी से जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीस अलग है और उनके ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं कॉलेज के थ्रू। मैंने थोड़ा देर पहले बताया, मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर देता हूँ, सारे बच्चों को ये चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हमारे यहाँ पर 2 फी प्लान है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 कहता है कि अगर कोई छात्र 3 वर्ष की पूरी फीस जो है वो एक बार में जमा कर देता है तो उसको लाभ मिलता है, उसका फीस कम लगता है। यह पूर्णतः नियम के अनुसार है, कानून सम्मत है कि अगर आप कहीं पर एक मुश्त अगर आपने फीस जमा कर दी तो उसका आपको लाभ दिया जा सके। यह चीज हमारे यहाँ पर घोषित रूप से है कि अगर कोई 3 वर्ष का फीस एक बार में दे देगा तो उसका फीस कम लगेगा। इस सुविधा का लाभ अनेक अभिभावक लेते हैं, समझ रहे हैं बात को। और यह चीज भारत के अनेक कॉलेजों में, स्कूल्स में, हर जगह ये व्यवस्था दी जाती है। और कई तरह के जो ऐसे आप कुछ मान लीजिए कि आप कोई बड़ा भवन खरीदने जाते हैं, आप एक मुश्त अगर पेमेंट कर देते हैं तो आपकी राशि कम लगती है। तो ये व्यवस्था दी जाती है, छात्र को लाभ है। तो ये हमारे यहाँ पर भी व्यवस्था है कि कोई बच्चा अगर 3 वर्ष की पूरी फीस एडमिशन के वक्त जमा कर देता है, उसको 1 महीने का समय देते हैं, कुछ राशि वो देता है एडमिशन के वक्त और अगले 1 महीना के अंदर में वो बाकी पूरी राशि का भुगतान कर देता है, 3 वर्ष की पूरी फीस, तो उसको कुछ वहां पर लाभ मिलता है। ये हमारा ऑप्शन 1 है। फिर हमारे पास दूसरा फीस प्लान को ऑप्शन 2 कहते हैं। इसमें सालाना फीस देनी होती है हर साल। इसमें हम व्यवस्था दे रखे हैं कि ये सालाना फीस जिस दिन ड्यूज होती है, उस ड्यूज होने वाली तिथि से 1 महीना तक अगर आप भुगतान कर देंगे तो आपको उस पर जितना फीस बाकी था उस पर 15% का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब ये लाभ अगर आप जोड़ोगे, आप चाहे वो प्रतिवर्ष जो बच्चा फीस जमा कर रहा है, अगर वो 1 महीना के अंदर जमा कर दे रहा है तो उसको लाभ मिलता है, 1 महीना के अंदर जमा कर देता है तो। और अगर वो 1 महीना के अंदर जमा नहीं करता है तो उसकी फीस जो है और जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे जो फीस बच्चा दे रहा है, दोनों बराबर है। अगर कोई बच्चा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत पढ़ रहा है और वो अगर 1 महीना के अंदर उसकी फीस आ जाती है तो उसका भी फीस कम लगेगा, उसको भी लाभ मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर किसी की भी फीस 1 महीना के अंदर नहीं आती है। मतलब 8 महीना तो बिल्कुल सरलता से कहा जा सकता है कि मिनिमम लग जाता है। अभी का जो समय चल रहा है 1-1 साल का समय लग जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई बच्चा स्वतः पेमेंट अपनी तरफ से कर रहा है, अपने पास से कर रहा है और वो 1 महीना के अंदर पेमेंट नहीं किया तो टाइमली पेमेंट का बेनिफिट उसको नहीं मिला। उसने जो फीस अदा करी और जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाले बच्चे ने फीस अदा करी, दोनों फीस क्या है, बराबर है, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। आप जोड़ के देख लो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, पूरा मेंशन्ड है कि जब आपको 1 महीना में जमा करते हैं टाइमली पेमेंट का बेनिफिट आपको मिलता है, और जब आप 1 महीने के अंदर जमा नहीं करते हैं तो आपको वो टाइमली पेमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता है। डीआरसीसी के तहत पढ़ रहे हो या सेल्फ पेमेंट में पढ़ रहे हो, अगर आप 1 महीने के अंदर जमा नहीं करेंगे, आपका फीस जो है वो जो टाइमली पेमेंट का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। फीस तो शुरू से एक ही है, सिर्फ टाइमली पेमेंट के बेनिफिट का अंतर आता है। जिस बच्चे को 80% अटेंडेंस होता है उसको 25,000 रुपए का रिवॉर्ड मिलता है, उसको वो लोग समझ रहे हैं कि अंतर है। तो वो तो जो 80% अटेंडेंस करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसका वो अंतर हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये रिवॉर्ड है और ये चीज लिखित में है और ये चीज पे बच्चा दस्तखत करता है एडमिशन के समय, और उसको वो एडमिशन लेने के पहले प्रिंटेड फी स्ट्रक्चर बच्चों को दिया जाता है। एडमिशन और हमारे वेबसाइट पर ये वक्त सारी चीजें डाली गई है। ये सब तो एक तरह का पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि भाई हम बच्चों को फीस क्लास में मांगे नहीं, हम उनकी क्लास कभी रोके नहीं। हमने क्या किया कि आप टाइमली पेमेंट करो और बेनिफिट ले लो। आपको लेट फाइन ना लगाने के बजाय हमने क्या कर दिया, टाइमली पेमेंट का रिवॉर्ड दे दिया, विच इज बेटर। लेट फाइन लगाना बेहतर है कि रिवॉर्ड दे देना बेटर है टाइमली पेमेंट करने का? रिवॉर्ड दे दिया हमने।
अब अगर वो डीआरसीसी का बच्चा टाइमली पेमेंट करे उसको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर कोई सेल्फ पेमेंट वाला टाइमली पेमेंट करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जो टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा है उसको वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। फीस दोनों का सेम है, कोई ये अंतर नहीं है। ये कहां से कंफ्यूज कर रहे हैं और जबरदस्ती कंफ्यूजन करने का काम कोशिश कर रहे हैं। एक तरह रुपए का भी लेट फाइन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत पढ़ रहे किसी भी छात्र को आज तक नहीं लगाया गया है और उसका कोई प्रावधान हम प्रावधान भी नहीं है। सर जैसा कि आपने अभी बताया कि डीआरसीसी से जो पैसा आता है वो हमेशा लेट आता है, तो लेट आने के चलते बच्चे का क्लास रोक दिया जाता है। 4-5 बच्चों का ये भी आरोप था कॉलेज कभी पे। किसी बच्चे की क्लास कॉलेज में नहीं रोकी जाती है अगर इसका आरोप फीस था, नहीं हमको बता आती है दो तो। भाई, ये भी देखना चाहेंगे। हाँ, कौन ऐसा आरोप लगा रहा है और उसके क्लास के ही बाकी बच्चे बता देंगे कि किसी एक बच्चे का भी क्लास आज तक रोका नहीं गया है। ये मतलब अब जब होता है ना कि जब किसी को झूठ लिखना है तो कुछ भी लिख दो। मैंने तो खैर ये देखा भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस तरह का आरोप सुना भी नहीं। लेकिन कोई एक स्टूडेंट का भी आज तक इतने वर्षों में कभी क्लास रोका नहीं गया है, चाहे वो सेल्फ पेमेंट मोड वाला हो चाहे वो डीआरसीसी के तहत छात्र पढ़ रहा छात्र हो। ये हम चाहें तो रोक सकते हैं कि भाई आपकी 1 साल से फीस नहीं आई है, 2 साल से फीस नहीं आई है, लेकिन हम रोकते नहीं है। ये मेरा एक अपना कॉन्सेप्ट है। हाँ, हम चाहें तो बच्चों से जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन हम पूछते भी नहीं। हमने तो सिस्टम क्या बना दिया कि टाइम से पेमेंट करो, रिवॉर्ड ले लो, ताकि हमको पेमेंट किसी से कभी फीस मांगना भी ना पड़े। बाकी उसको बच्चों को हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम से व्हाट्सएप वगैरह जाता है, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो बच्चों को ग्रुप में व्हाट्सएप भेजता है, इंडिविजुअल भेजता है, उसके फी कार्ड पे डेट लिखा रहता है, सबको सब कुछ पता रहता है। इनफैक्ट सारे के सारे कॉलेज का ड्यू डेट जो होता है वो एक ही दिन पर होता है, ताकि सबको पता रहे कि इस तारीख को हमारा जो है वो ड्यू डेट फिक्स्ड है। जैसे कि हम लोग प्लेसमेंट की बात करें, जब एडमिशन के बाद इंडक्शन क्लास होता है, इंडक्शन क्लास में जब हम उनसे पूछते हैं कि कौन सा ऐसा फैक्टर था जो आपको मोटिवेट किया कि आप सिमेज में एडमिशन ले, तो सबसे पहली चीज़ वो लोग प्लेसमेंट बोलते हैं। बट इसी प्लेसमेंट पे जो 4-5 बच्चे जो बाहर आए थे उनका ये सवाल था कि वर्ष 2025 में कोई भी बड़ी कंपनी नहीं आई थी, और जैसा कि सर ने कहा तो उनका ये भी आरोप था कि अगर सिमेज से जो प्लेसमेंट होती है वो कॉल सेंटर में होती है। तो सर सच में कॉल आईसीआईसीआई बैंक कॉल सेंटर है, भारतीय एयरटेल कॉल सेंटर है, हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज कोकोला जो है वो कॉल सेंटर है, मारुति सुजुकी जो है वो कॉल सेंटर है, या विप्रो कॉल सेंटर है कि टीसीएस कॉल सेंटर है, या फिर तुम्हारा जो ये एसेंचर है कि कैपजेमिनी है और कॉग्निजेंट है, ये इनमें से डेलॉइट है, इनमें से कौन सा कॉल सेंटर है? डेलॉइट में हमारे स्टूडेंट्स गए हैं। अब कोई बोल रहा है कि नहीं सर वो कॉलेज में आ करके हायरिंग नहीं की है, तो बेटा वो कॉलेज सिमेज पे तो छोड़ दो, वो बेंगलोर और पुणे में भी अब जा करके इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं। उनका फॉर्मेट ही हो गया है जिसमें कि उनके एचआर का राउंड, प्रोसेस का राउंड, वो सब कुछ ऑनलाइन ले रहे हैं, टेस्ट बेस पे काम कर रहे हैं। हाँ, हमारे कॉलेज में टीसीएस वाले, विप्रो वाले आ करके बच्चों को प्रोसेस में इनरोल करवा रहे हैं। पिछले साल टीसीएस ने कुछ उनके प्रोसेस ऐसे थे जिसमें उनके लिए आ करके इंटरव्यू लेना पॉसिबल था, 317 लोगों को वो आ करके लेके गए। उसके अलावा जो कैलकाटा कैंपस में बुला करके बच्चों का इंटरव्यू लिया, तो हमारे आईटी में टीसीएस में पिछले साल 250 से ऊपर बच्चों को जॉब लगा। विप्रो ने हमारे बच्चों को जॉब दिया, और 2012 से लेकर के हम लोग 2026 में अभी हैं, एक भी वर्ष, चाहे वो कोविड का वर्ष हो, चाहे वो ट्रम्प का वो जब आया था, जब पहली बार तब हायरिंग रुक गया था, तो ठीक है ना, रिसेशन आया था, कुछ भी हो, 2012 से लेकर के आज तक टीसीएस का एक भी डॉट ईयर मतलब जिस साल प्लेसमेंट ना हुआ हो, विप्रो का एक भी डॉट ईयर सिमेज में नहीं हुआ है, चाहे टीसीएस हो चाहे। अब तो विप्रो ने हमको सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया, पूरे भारत में 10 कॉलेज को लिया जो है उसमें एक सिमेज है। पूरे बिहार में, पूरे इधर जो तुम्हारा अकेला कॉलेज जिसको लिया गया वो है सिमेज। हमारे बच्चों को विप्रो के प्रोसेस पर यहीं पे कॉलेज में ट्रेनिंग दी जा रही है, और पहला इंटरव्यू का मौका सिमेज के बच्चों को मिलेगा, और जब उनकी ज्वाइनिंग होगी तो उनको वो ट्रेनिंग पीरियड में जाना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट फ्लोर को हिट करेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट के जॉब में वो लोग जाएंगे। कंपनी का जो प्रोसेस राउंड है वो यहीं पर ट्रेनिंग कॉलेज में दी जा रही है। तो इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर कंपनी का पूरे इंडिया का प्रोसेस जो है वो अब टेस्ट प्लस प्रोसेस राउंड प्लस एचआर राउंड का बन गया है, तो उस प्रोसेस को हम चेंज करवा दें ना, तो मुझे लगता है कि मेरे में इतनी सामर्थ्य है और ना इसकी आवश्यकता है। पहले क्या था कि जिस दिन एचआर आएंगे उस दिन इंटरव्यू होगा। कोविड के पहले तक सब कंपनी आकर लेती थी। कोविड के बाद से जब प्रोसेस चेंज हुआ तो फिर क्या हुआ कि भाई जब कंपनी के एचआर के पास समय है उस दिन वो इंटरव्यू
ले रहा है, कंटिन्यूअस इंटरव्यू चल रहे हैं, कभी कोई बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, कभी कोई बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, किसी एक दिन का इंटरव्यू का इंतजार करने की जरूरत। अच्छा, कोविड के पहले टीसीएस हर साल आई, विप्रो हर साल आई ली, उसके बाद हर साल हमारे यहाँ मल्टीपल बार इंटरव्यू ऑनलाइन के माध्यम से टीसीएस और विप्रो ने लिया, लेकिन पहली बार कोविड के समय एमडॉक्स में हमारे बच्चे कैंपस से गए। कॉग्निजेंट, एसेंचर, आईबीएम, सारी डेलॉइट, सारी कंपनियों में कैंपस से बच्चे हमारे प्लेसमेंट पाए। तो ये जो हम लोग को सुविधा मिली, ये सुविधा तो ऑनलाइन राउंड के माध्यम से मिली। अगर एचआर को ऑफलाइन में यहाँ कैंपस में आकर के इंटरव्यू लेना था, तब तो कॉग्निजेंट और एसेंचर वाले पटना आ नहीं रहे थे, लेकिन अब तो हमारे बच्चे जा रहे हैं। अभी तो डेलॉइट का हमारा बहुत बड़ा राउंड हुआ टेस्ट का। पिछले साल डेलॉइट में 4 बच्चे हो गए, पहले 2 थे, 2 और ऐड हुए 2025 में। 4 बच्चों को डेलॉइट में कैंपस से ऑफर मिला। अब तो इस बार हमको उम्मीद है कि और ज्यादा बच्चों को मिलेगा। तो ये सब सुविधा तो ऑनलाइन के कारण हुई ना। अब अगर इसको कहा जाए कि सर ऑफलाइन नहीं हो रहा है, तो बेटा ये तो जो तुम्हारे बेंगलोर में नेशनल लेवल जो का ट्रेंड बेंगलोर में जो क्राइस्ट से लेकर के जितने भी कॉलेज है, नाम क्यों लें हम, कहीं पर भी जो है कंपनी जो है विप्रो और टीसीएस जो है, हमारे बीच बच्चे आए भी थे वहाँ के, उन्होंने भी बताया कि नहीं उनके कॉलेज में भी प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है। तो वो कंपनी का ही प्रोसेस ऑनलाइन हो गया। अब ये देखो ना कि इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में 80-90% बच्चे सीमेंस के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ विप्रो के लिए WILP एग्जाम के लिए बच्चों को तैयारी कराई जा रही है, क्लासेस कराए जा रहे हैं, उनका रीजनिंग का पढ़ाई हो रहा है, मैथ का पढ़ाई हो रहा है, इंग्लिश का पढ़ाई हो रहा है। लगा दीजिएगा कुछ क्लिपिंग वीडियो का इसको, ठीक है। हमारा टीसीएस के एग्जाम का अलग तैयारी हो रहा है नेक्स्ट स्टेप के लिए और एनक्यूटी के लिए। हमारे यहाँ पर उसका कॉग्निजेंट का और क्या नाम है ये एसेंचर के एग्जाम का तैयारी हो रहा है, डेलॉइट के एग्जाम का तैयारी हो रहा है। किस कॉलेज में ये सब चीज का तैयारी होता है कि विप्रो के WILP का और टीसीएस के एनक्यूटी का तैयारी हो रहा हो? हाँ, ये तो हमारे यहाँ। आप हमारा जॉब ग्रुप देखिए, प्रतिदिन हमारे जॉब ग्रुप में हम बच्चों को कम से कम 10 कंपनियों का वैकेंसी शेयर कर रहे हैं। लेकिन अब आप बोलिएगा कि नहीं वो एचआर यहाँ आकर के इंटरव्यू ले, तो एचआर अगर आ भी जाएगा तो वो हायर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अकेले उसको हायरिंग नहीं करनी। उसको टेस्ट लेने वाले अलग लोग हैं, टेस्ट का उसका अलग डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है। कुछ कंपनियों को उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है जो टेस्ट लेती है। फिर प्रोसेस राउंड के लोग अलग हैं, जो उसके प्रोसेस के जो लोग होते हैं, क्लाइंट साइड के लोग अलग हैं जो देखते हैं। अब ये सारे लोग ऑनलाइन में इंटरव्यू ले लेते हैं, लेकिन एक जगह पर अगर आना हो तो ये सारे लोग एक साथ एक समय में आने को तैयार नहीं है। पूरा प्रोसेस कंपनी का ऑनलाइन हो चुका है, एंड दिस इज फॉर आवर बेनिफिट। हाँ, जहां जहां ऑफलाइन है वो कंपनी ऑफलाइन आती है। ऐसे से 15 लोगों अच्छा, की टीम। मेरा अपना स्टूडेंट जो है वो दुबई में अमेरिकाना फूड का जो है चीफ टेक्निकल ऑफिसर है। हाँ, उसने हमारे यहाँ से इतने बच्चों को, चंडीगढ़ में 12 से ऊपर बच्चे भी वहाँ जॉब कर रहे हैं और वहां पर उनको अच्छा 6 लाख का पैकेज मिल रहा है। तो IT का जॉब है। तो ऐसा हमारे, लेकिन हाँ उसने भी ऑनलाइन लिया। आप बोलेगा कि वो भी नहीं आया, तो भाई वो दुबई से अब इंटरव्यू लेने के लिए कैसे पटना चल के आता? तो जैसा सर आपने कहा कि वो जो बच्चे सस्पेंड हुए थे उनका कुछ डिसिप्लिन का इशू था, लेकिन जो सेल्फ प्रोक्लेम जो रिपोर्टर यूट्यूबर आई थी, उनका ये कहना था कि बच्चे कॉलेज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसलिए कॉलेज ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। सर इस पे आपका इसका मतलब सस्पेंशन बाद में हुआ होगा आपके हिसाब से? सस्पेंशन उनका 1 महीने से पहले से हुआ है, जब उन्होंने बच्चियों को छेड़छाड़ वाले कुछ मैसेजेस भेजे और बच्चियों ने बताया। उनको 1 महीने का वक्त दिया गया बिहेवियरल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के थ्रू कि अपने आप को इम्प्रूव करें। क्या सजा दिए थे? उन लोगों को बताया गया था कि गरीब बच्चों को कॉलेज में बुला करके वो पढ़ाएंगे, 1 महीने तक उनको पढ़ाएंगे, उनको स्टडी मटेरियल 100 रुपए का, क्योंकि बच्चे गरीब होते हैं, उनको कॉपी किताब वगैरह बांटेंगे। उन्होंने मात्र 3 दिन तक इसको फॉलो किया, उसके बाद आना बंद कर दिया। और जब फिर से सीधा आ रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। सीधा फॉर्म भरने के लिए, अब तो मेरा फॉर्म भरना है। तो अब एक बात बताओ कि क्या बच्चियां जब शिकायत करें कि कोई लड़का उनको तंग कर रहा है, तो उसको जांचा जाए कि नहीं जांचा जाए? नहीं, उनका नंबर भी शेयर कर रहा है। जब जांचा गया, पोदार सर ने जांचा, मेघा तो मैम भी उनके मोबाइल पर देखा गया, लड़कों के मोबाइल पर, कि लड़कियों का नंबर उन्होंने ग्रुप्स में डाले और अभद्र बातें वहां पर लिखी हुई थी। वो सब कुछ देखने के बाद पोदार सर के लिए जरूरी था कि उनको वो दंडित, और जिसका जितना दंड पाया गया उसको उतना दंडित, जिसका ज्यादा दंड पाया गया उसको 1 महीना के लिए सस्पेंड किया गया। जिसका कम लगा, बता सको कि नहीं इसकी गलती है लेकिन उतनी गलती नहीं है, उसको 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। और ये सारे बच्चे बाद में उठ के चले आए अगले फॉर्म के समय में कि कॉलेज 1100 की जगह 2100 ले रहा है, झूठा आरोप लगाने के लिए। तो इस तरीके से तो फिर अनुशासन का वातावरण नहीं बन पाएगा। और वो जो लड़की आ रही है अपनी यूट्यूबर, वो बोल रही है कि जिसको चाहिए उसको सस्पेंड कर देता है, तब यहाँ जो आज 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे संस्थान में, वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे फिर तो। लेकिन जब किसी बच्चे से गलती होती है वो सस्पेंड होता है, या उसको जैसे एक लगा दिया कि भाई किसी ने विरोध किया
तो मैंने उसको जो है कान पकड़ के मारा, ठीक है ना, जो मेरे अभी इसमें लगाया वीडियो कि विरोध किया तो बच्चों ने उसको कान पकड़ के डायरेक्टर मार रहे हैं। अरे वो कब गर्मी का वीडियो था जिसमें कि पंखा चल रहा है और मैं भी जो है, और वो अभी का नहीं, कम से कम 2 साल पुराना फाइनल ईयर का बच्चा है। उसके क्लास से हमारे पास खबर आई कि क्लास में लड़कों ने क्या किया है, मारपीट कर लिया। तो बुलवाया गया, तो वो अपना एक्सक्यूज दे रहा है, और उसको हम बोल रहे हैं कि तुम गुंडा बनेगा। हाँ, उसको पकड़ के कान क्लास में ले जा रहे हैं। अब मेरा आदत है भाई, हमको मेरा बच्चा जो पढ़ता है वो हमको अपना घर का बच्चा की तरह लगता है, और अगर उसका हम कान पकड़ते हैं तभी पकड़ते हैं तो हमको लगता है कि हमको हक है। और उस लड़के को फिर बाद में हम, आज वो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा और वो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, गलती हुई उससे, और उसका कान पकड़ के उसको हम क्लास में लेकर कि तुम लोग मारपीट करने के लिए आते हो यहाँ पर। और क्या इस तरह की घटना हो तो फिर उसको हम लोग मूक दर्शक बन के देखें, और या अगर वो मारपीट कर लेगा क्लास में तो हम जाके पुलिस को बुलाएंगे? नहीं जरूरत है। शिक्षक के स्तर पे चीजें हैंडल हो जाती है हैंडल। वो लड़का जो है उसका भी हम स्टेज पर उस दिन फिर कान पकड़े कि बेटा तुम्हारा हम फिर कान पकड़ेंगे, तो वीडियो बना लेगा और डाल देगा कि जो है डायरेक्टर जो है वो मार रहे हैं। अरे तुमको अवार्ड भी हम ही दिए, वो उसने सबसे अच्छा योगदान किया, क्या नाम है, ओजस में, ही वाज द बेस्ट वॉलंटियर। बहुत बढ़िया। और वो लड़का हमको फोन करके बोल रहा है कि सर हमको बहुत बुरा लग रहा है, लोग ये जो वीडियो डाल दे रहे हैं किसने रिकॉर्ड किया और क्यों डाल रहा है, क्यों मेरा और कॉलेज के बारे में बुरा बोल रहा है, आपके बारे में बुरा बोल रहा है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, हम उसको कैसे हटाएं सर। हम बोले बेटा कुछ मत करो, ये आज झूठ फैलाया जा रहा है लेकिन ज्यादा दिन तक झूठ नहीं रहेगा। अल्टीमेटली जो तुम्हारा सच है वो तुम्हारे परफॉर्मेंस से आएगा, और सिमेज का परफॉर्मेंस इस राज्य ने देखा है। ये जितने झूठ वाले लोग हैं ना, ये जितना इनको झूठ बोलना बोल दो। कहा ना कि सिमेज में एडमिशन नहीं होगा, हमको कहते हैं हमको एडमिशन लेना ही नहीं है ज्यादा, लेकिन अगर हमारी जितनी सीट है उससे तिगुना हमारे पास, चौगुना हमारे पास फॉर्म अगर नहीं आया तो तुम लोग बता देना। हर साल आता है, और इस साल भी हमारे पास जितनी हमारी सीट है उससे 4 गुना 5 गुना अधिक तुम्हारे पास फॉर्म आने वाले हैं, आवेदन आने वाले हैं। क्योंकि जो तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तुम्हारे यहाँ क्लासेस कर रहे हैं, यही बच्चे हर बार एडमिशन लेकर के आते हैं। कोई सिमेज में बाहर से कोई कंसल्टेंट या कोई इसी तरह का कोई जो कहते हैं ना एजेंट के माध्यम से एडमिशन नहीं होगा। सिर्फ जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं यही बच्चे एडमिशन लेकर के आते हैं, हमेशा आते हैं, आगे भी आएंगे, और इसी के माध्यम से ही सिमेज आगे बढ़ता है। सर एक आरोप ये भी है कि वर्कशॉप के नाम पे कॉलेज लूट रहा है, कई बच्चों से कितना लूट लिया गया, वर्कशॉप के नाम पे कितना ले लिया गया वर्कशॉप के नाम पर? 500 रुपए। फिर उसमें वो ये भी बोल रहा होगा कि ये 500 रुपए कॉलेज वापस करता है, ये बात बोल रहा है? सर उस वीडियो में नहीं, कहीं ना कहीं जरूर बोल रहा होगा कि 500 वापस करना था, ठीक है। हर वर्कशॉप के लिए हम 500 रुपए का डिपॉजिट लेते हैं, और वो डिपॉजिट इसलिए लेते हैं क्योंकि डिपॉजिट जब वर्कशॉप के लिए नहीं लिया जाता है तो उसमें 300 लोग इनरोल हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन वर्कशॉप शुरू होता है उस दिन कम लोग आते हैं, और उसके बाद अगर उनका कोई डिपॉजिट नहीं है तो अगले दिन और कम हो जाते हैं, उसके अगले दिन और कम हो जाते हैं। तो डिसिप्लिन बना रहे इसके लिए 500 रुपए का एक डिपॉजिट लिया जाता है, और वो डिपॉजिट वर्कशॉप समाप्त होने के बाद, एग्जाम क्लियर होने के बाद बच्चों को वापस किया जाता है। ऐसा कितना कॉलेज होगा राज्य में जो इस तरह के डेवॉप्स के वर्कशॉप, रोबोटिक्स के वर्कशॉप, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का वर्कशॉप, फ्लटर का वर्कशॉप, एजेंटिक एआई का वर्कशॉप, जो तुम्हारा कई तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का जो वर्कशॉप्स हुआ, जनरेटिव एआई का वर्कशॉप हुआ, इस तरह के जितने पावर बीआई का वर्कशॉप्स हुआ, ये सारे वर्कशॉप्स के लोग 2500 से लेकर 4000 रुपए चार्ज लेते हैं। अभी तुम्हारे पास कोई आए थे जो कि बता रहे थे कि सर हमारा वर्कशॉप करवा दीजिए कॉलेज में, 2500 रुपया हम लेंगे, आप लोग 5000 रुपया ले लीजिएगा, और अभी फलाना नाम नहीं लेंगे, किसी प्राइवेट कॉलेज का नाम ले रहा था। फिर वो बताया किसी सरकारी कॉलेज में, वहां पर भी पावर बीआई का वर्कशॉप में 2500 रुपया लिया गया, ठीक है। तो हम तो 500 रुपए का डिपॉजिट मांगे, रिफंडेबल, और वो रिफंड किया जाता है। अब किसी बच्चे का अगर अकाउंट नंबर उसने गलत दिया तो क्या होता है कि जब आप एक्सेल के माध्यम से बल्क ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें अगर एनईएफटी आपका अकाउंट नंबर और जो आईएफसी कोड में कुछ अगर गलती होगी तो वो 500 रुपये आपके खाते में तुरंत क्या वो नहीं जाएगा। और अगर उसमें आपने गलत नंबर दे दिया और गलत नंबर का किसी और का अकाउंट होगा तो उस गलत के अकाउंट में चला जाएगा, बैंक बताएगा। तो हाँ, यह भी होता है कि ये सारा कुछ मिलान करके वापस करने में कई बार शिक्षकों की तरफ से विलम्ब हुआ है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो 500 रुपया रख लिया गया हो, 10 दिन 15 दिन समय लग गया हो, 1 महीना समय लग गया हो, ऐसा। अच्छा, वो 1 महीना समय भी किस लिए लगाया गया? कई बार ऐसा हुआ कि एक काम किया जाए, ये बच्चे सब वर्कशॉप में आए हैं, एक अगला वर्कशॉप भी अनाउंस हो गया, तो क्या यही बच्चे उस अगले वर्कशॉप में भी आना चाहते हैं? अगर वो आना चाहते हैं
तो उनको दोबारा 500 देने की जरूरत नहीं है। वो पिछले वाले 500 को ही अपना इसमें एडजस्ट कर लेंगे और जब इसका ये पूरा हो जाएगा तो उनको पैसा वापस हो जाएगा। इस तरह का एक व्यवस्था बनाया गया ताकि बच्चों का सीरियसनेस बना रहे। अब हमने वो व्यवस्था को भी बंद कर दिया कि जाइए 500 रुपये आपको मत डिपॉजिट करो, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि जो सीरियसनेस का लेवल हाई रहता था, अटेंडेंस का लेवल हाई रहता था, वो घटेगा। अब कोई ये बोले कि क्यों घटेगा, बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो खुद पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। आज की स्थिति ये है कि बच्चे क्लास करना और पढ़ना नहीं चाहते। कई बार उनको आपको बाहरी तरीके से, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, 12th के एग्जाम के बाहर बच्चे निकल रहे हैं और एक पत्रकार जो है कोई पटना के बड़े चैनल की, वो उनसे सवाल पूछ रही है और जिस अभद्रता के साथ वो बच्चे उससे बात कर रहे थे, बायोलॉजी नहीं वो खैनी खा करके हम अच्छा। एग्जाम और बहुत अभद्र तरीके से, जिससे बिहार की बहुत गलत छवि बन रही थी। तो एक बात यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि बच्चों को अगर आपको कोई चीज के लिए, मतलब कहते हैं ना कि अच्छे काम के लिए भी आपको उनको एक तरह से बांधना होगा, तो वो 500 रुपया बच्चा दे दिया, उसके बाद वो 3 दिन के लिए बंध जाता है कि अगर हम 3 दिन में 1 दिन भी एब्सेंट हो जाएंगे तो मेरा ये 500 हमको वापस नहीं मिलेगा। तो वो 3 दिन आता है, उस 500 रुपया लेने के लालच के माध्यम से आता है, लेकिन उसमें सीख जाता है, फिर एग्जाम देता है, एग्जाम क्लियर करता है, तो उसको लगता है कि भाई इस 500 वापस लेना है। एक तरह का उसको इंसेंटिव हो गया, मोटिवेशन हो गया, इसी बहाने वो एग्जाम की तैयारी करता है और उसको वो क्लियर करता है। 99% बच्चों का वापस होता है, 99% बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, 99% बच्चों का 3 दिन का अटेंडेंस हो जाता है। अब जब आप 500 नहीं ले रहे हैं तो आप देखिए डे 1 पर आपके 200 बच्चे, डे 2 पर 150 और डे 3 पर 100 हो जाएंगे। हर दिन 50 बच्चे घटते जाएंगे क्योंकि उनका कन्विक्शन लेवल बहुत हाई नहीं है। ये व्यवस्था दी गई और 1 रुपए का भी वर्कशॉप के लिए कोई शुल्क अलग से किसी बच्चे से आज तक किसी वर्कशॉप के लिए नहीं लिया गया। नहीं, IIT बॉम्बे के कितने सारे वर्कशॉप्स कराते हैं, कितने स्पोकन ट्यूटोरियल कोर्सेज कराए जाते हैं, कहीं पर भी कोई शुल्क बच्चों से हम लोग लेते नहीं है। IIT अगर कोई इंटर्नशिप करा रही है और उसका अगर वो 200 प्लस GST IIT के पोर्टल पर जमा करना है, वो बच्चा जमा करेगा, वो चार्ज बच्चा खुद से देगा, वो उसको IIT को देगा। हम उसको पढ़ाने का कोई शुल्क अपने स्तर से नहीं लेते हैं। ये सीमेंट में व्यवस्था है और बहुत फाइनेंशियल मार्केट के वर्कशॉप हो, टैली का वर्कशॉप हो, वेब डेवलपमेंट का वर्कशॉप हो, PHP का वर्कशॉप हो, अनेक वर्कशॉप हो, लंबी लिस्ट होगी वर्कशॉप्स की। किसी वर्कशॉप के लिए बच्चे से चार्ज नहीं किया जाता है। हाँ, 500 के डिपॉजिट का प्रावधान किया गया है, वो भी तब किया गया है जब कोई कॉम्पैक्ट वर्कशॉप होता है, 3 दिन का हो या 1 महीने का हो या 15 दिन का, 10 दिन का होता है, वहां पर ये इस तरह का ये 500 का डिपॉजिट लिया जाता है। एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का फ्लटर का वर्कशॉप हुआ और वो वर्कशॉप करीब 1 से 2 महीने का था, बाहर से ट्रेनर आके पढ़ा रहे थे, वहां भी 500 का डिपॉजिट लिया गया, कोई चार्ज, जबकि उस तरह के कोर्सेज का शुल्क 15 से 20 हजार रुपया होता है। हमारे यहाँ पर बच्चों को ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें कराई जाती हैं और कभी कोई वर्कशॉप का चार्ज डिपॉजिट 500 रुपए का लेते थे और वो बच्चों को वापस होता है और हमेशा हुआ है, उसका भी रिकॉर्ड होगा। सारे बच्चे जो है वो बता भी रहे होंगे, कुछ वीडियो में शायद वो बच्चे बता भी रहे हैं, बता रहे थे, हाँ वो बच्चे बताते भी हैं कि वापस होता है। अब वो जो बच्चा जिसको आरोप लगाना है वो इस तरह के आरोप लगा रहा है कि 500 रुपया का वर्कशॉप का चार्ज ले लिया या 1000 रुपया 1100 की जगह 2100 ले लिया, सब झूठ, सारी बातें झूठ। और इसी से जुड़ी ये भी बच्चे बोलते हैं कि जो अलग एक्टिविटीज होती है या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है तो उसमें भी चार्ज दिया जाता है। किस एक्टिविटी में चार्ज लगा? जैसे आप लोग यहाँ पर सिमेज में काफी दिनों से कार्यरत हैं, अभी सरस्वती पूजा हुआ, उसके पहले कुछ नवतेज का कार्यक्रम हुआ होगा, सिमेज गॉट टैलेंट हुआ था, सिमेज गॉट टैलेंट का प्रोग्राम हुआ होगा, ओजस का प्रोग्राम हुआ होगा, कहाँ किस एक्टिविटी में चार्जेस लिए गए? और क्या मतलब जैसे बच्चे सरस्वती पूजा करते हैं वो निजी स्तर पर आयोजन करते हैं और वो उसके लिए आपस में वो लोग कलेक्शन चंदा वगैरह करते हैं। जितना पैसा सोशल प्रोजेक्ट के लिए बच्चे लगाते हैं सेम उतना पैसा उनको मैं कॉलेज के फंड से मैं देता हूँ, अपने पास से देता हूँ, ठीक है। कहाँ इस तरह का आपने देखा है? और सरस्वती पूजा में बच्चों में चंदा कहाँ किस जगह नहीं होता है। और अगर कॉलेज में 4000 बच्चे हैं तो उस 4000 में से 500 से 600 बच्चों से ज्यादा ने चंदा नहीं दिया होगा। और किसी बच्चे पे कभी भी कोई छात्र या जो आयोजन समिति है, जो बच्चों की आयोजन समिति है, वो किसी से भी वो फोर्सफुल पैसा कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। उनका आयोजन है, उनको पूरा हिसाब बना के जमा करना होगा और बच्चों से वो चंदा करेंगे और वो जो खर्च करेंगे उसका हिसाब वो बच्चों को जमा
करके देंगे, ये प्रावधान है। और उनको आधे पैसा जो है वो सामाजिक कार्य में खर्च करना होगा, जिसमें माता सरस्वती का कार्य हो, गरीब बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ कार्य, किसी पीड़ित जो बच्चा है उसके मदद करने का कार्य, और वो कार्य में उसको आधी राशि जो है कॉलेज के द्वारा दी जाती है। अगर वो 50,000 रुपये उसमें निवेश करते हैं तो 50,000 रुपये कॉलेज से मिलता है, ताकि वो 1 लाख रुपए के फंड से किसी अनाथालय के लिए, ब्लाइंड स्कूल के लिए, किसी डेफ स्कूल के लिए, या किसी कैंसर पीड़ित मरीजों के जो जहाँ काम हो रहा है उसके लिए, ऑटिज्म के चाइल्ड के लिए, वेद विद्यालय में जहाँ पर वॉशरूम की आवश्यकता है, वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। हाँ? और उसमें वो सब कुछ वॉलंटियरी है। मेरा कंपलसरी है कंट्रीब्यूशन, कि जितना छात्र पैसा देंगे उतना ही पैसा हम भी मैं लगाऊंगा, वो कंपलसरी है। बाकी बच्चों का कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी है, कि बच्चा अगर चाहेगा तो उसमें वो, और ये अच्छा मॉडल है। सरस्वती पूजा में जिस तरह से जो कहते हैं ना कि वो जो अभद्रता होती है या जो माता सरस्वती का अपमान होता है, उसके बजाय इस तरह का मॉडल जो है ये एक अच्छा मॉडल है। और अगर इस तरह की चीज़ों पे आरोप लगेंगे तो फिर तो कल को आयोजन समिति में बच्चे जो हैं वो जिम्मेवारी संभालना नहीं चाहेंगे, वो उससे बचना चाहेंगे। जो बच्चे इस तरह का आयोजन कर रहे हैं वो अपने दम पे सारा आयोजन करते हैं, उन बच्चों को तो हिम्मत और हौसला बढ़ना चाहिए, और जिनको नहीं योगदान देना है वो योगदान ना दें। नहीं तो फिर इस तरह का, अभी किसी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जो है ब्लड जो डोनेट किए थे वो ब्लड बेच दिया गया। तो PMCH ब्लड बैंक के लोग आए, NMCH ब्लड बैंक से लोग आए, महावीर कैंसर संस्थान के ब्लड बैंक के लोग आए। आपने PMCH, महावीर कैंसर संस्थान, NMCH, रेड क्रॉस, माँ ब्लड बैंक, आपने इस तरह के जो पटना के सबसे प्रोमिनेंट ब्लड बैंक हैं यहाँ पे डोनेट किया। क्या ये लोग PMCH और नालंदा मेडिकल कॉलेज वाले और महावीर कैंसर संस्थान वाले वो आपका ब्लड खरीदने के लिए आते हैं यहाँ पर? क्या पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है वो आपका ब्लड खरीदता है यहाँ पर आकर के? किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? और बच्चे, युवा बच्चे जो हैं वो अपनी स्वेच्छा से डोनेट कर रहे हैं, तो क्या उनको डोनेशन नहीं करना चाहिए? और अगर वो डोनेट कर रहे हैं उनको हमको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई ये बोल दे कि किसी एक बच्चे का जबरदस्ती खून लिया गया हो, इसका तो कोई व्यवस्था भी नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। मोटिवेट करना, जानकारी देना मेरा काम है। प्रेरित होने के बाद जो डोनेट करना चाहते हैं उनको डोनेट करना वो बच्चे का काम है, उसका श्रेय बच्चे को जाता है। और जब मैं प्रेरित करता हूँ उसका वीडियो रिकॉर्ड होता है और वो वीडियो अपलोडेड है। जब बच्चे डोनेट कर रहे हैं उनका फॉर्म भरा जा रहा है, बच्चा खुद से फॉर्म भरता है, बच्चा कंसेंट देता है, डॉक्टर जांच करता है, उसकी रिपोर्ट लेता है, उसका वजन चेक करता है, उससे पूछता है कि क्या आपने पिछले 3 महीने में कभी डोनेट किया है, अगर किया है तो आज आप डोनेट नहीं कर सकते। और ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी के बीच में रक्तदान को लेकर के एक जागरूकता हो, कि रक्तदान करने से कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई मुश्किल नहीं होती है, और रक्तदान करना चाहिए, ये अपने शरीर के लिए भी बेहतर है। लेकिन अगर इस तरह का काम जब हम राष्ट्र के निर्माण का काम करवा रहे हैं, किसी के व्यक्ति निर्माण का काम करवा रहे हैं, सामाजिक उद्देश्यों से बच्चों को जोड़ रहे हैं, उस पर अगर कोई इस तरह का लांछन लगा दे तो फिर होता यह है कि भाई ये काम करो, इस बार ब्लड डोनेशन का ड्राइव मत करो। नहीं है, क्या फायदा करने से? जो बच्चे जो हैं वो करना नहीं चाहते हैं, ये नहीं सुधरना चाहिए, इनको अच्छी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं तो लोग आरोप लगा दे रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि भाई ये ब्लड डोनेशन ड्राइव यहाँ पर, जबकि बिहार राज्य का सबसे सफल और सबसे इम्पैक्टफुल ड्राइव सिमज में होता आया है, जहाँ पर हमारे पास नालंदा मेडिकल, महावीर कैंसर, माँ ब्लड बैंक, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और रेड क्रॉस, इन सब जगहों से फोन आता है कि सर आपके कॉलेज में कब आप कराइएगा बताइए। क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके अगर कोई कॉलेज और कोई कॉलेज के छात्र अगर रक्तदान की जिम्मेवारी को उठाते हैं तो वो सिमज के छात्र हैं। लेकिन आरोप लगाने वाले तो उनका स्तर गिराना है, उनको किसी भी स्तर पे गिर सकता है। मुझे लग रहा है कि जो कुछ इश्यूज उठाए गए थे और आप लोगों बच्चों से जो जानकारी आप लोग को मिली थी या जिस तरह का भ्रम फैलाया गया था, डायरेक्टर सर ने आज उनके सारे सवालों के जवाब खुद दे दिए हैं, क्लास में भी दिया था, लेकिन इसके माध्यम से उन लोगों तक भी ये बात पहुंचेगी जिन्होंने इस इश्यू को उठाया था या जहां ये डाउट क्रिएट करने का प्रयास किया गया। जो हमारा जवाब जो है वो हमारा काम है, हमारा रिजल्ट है, जो हमारे एफर्ट्स हैं। जब पूरा बिहार देखता है कि जिस तरीके से सिमेज में प्रोजेक्ट हो रहे हैं, सिमेज में जिस तरह के वर्कशॉप हो रहे हैं, सिमेज के बच्चे जिस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस तरह का प्लेसमेंट पा रहे हैं, जिस तरह से स्पोर्ट्स हो रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज हो रही है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा है। तो वही हमारा असली जवाब है। बाकी कुछ भी भ्रांति फैलाने का जो प्रयास किया जाता है, झूठ को फैलाने का प्रयास किया जाता है, झूठ तभी तक रहता है, अंधकार तभी तक रहता है जब तक प्रकाश ना आ जाए।
तो मैंने आज यहाँ पर सारी बातें आधिकारिक रूप से भी स्पष्ट तौर पे बता दी, पूर्व में भी बताया गया, हर एक तरह के झूठ को जो है पूर्व में भी दिखाया गया, और इस वीडियो के साथ कुछ और वीडियोस बनाए जाएंगे जिनमें एक एक करके हर एक विषय को दिखा दिया जाएगा, स्पष्टता के साथ दिखा दिया जाएगा। चाहे वो आरोप हो कि फीस अलग है, चाहे वो आरोप हो कि फाइन लगा दिया जाता है, चाहे वो आरोप हो कि 2100 रुपए ले लिया गया 1100 की जगह पर, या 5000 रुपए का फाइन लगा, ये सब सारी बनगढ़ंत बेकार बातें। एक भी कोई तथ्यपूर्ण आरोप होता तो मैं उस पर अपनी गलती मानने को तैयार होता और स्वतः अपने आप को कहता, भाई मैंने अगर वर्कशॉप के लिए 500 रुपए का डिपॉजिट मांगा तो इसमें क्या गलती मांग लिया, ये क्या गलत है। अगर बच्चा का कमिटमेंट और कन्विक्शन बढ़ जा रहा है, वो बच्चा डे 1 से लेकर के डे 5 तक लगातार एब्सेंट प्रेजेंट रहता है, अगर वो 500 जमा कर रहा है और उसके बाद वो एग्जाम क्लियर करता है, तो इसमें कहाँ कोई गलती बात है। वो बच्चा को खुद ही बांधने के लिए वो एक अच्छा माध्यम था, एक तरह का मोटिवेशन था, एक जीत की भावना थी कि मैंने वो 500 वापस ले लिया और सबको मिल रहा था। अगर मैं चाहूंगा तो मेरे पास रिकॉर्ड वेबसाइट पर डाल देना कि कितने बच्चे इनरोल हुए और कितने बच्चों को रिफंड मिला, पूरा वर्कशॉप बाय वर्कशॉप लिस्ट डाल दो कि इस वर्कशॉप में इतने बच्चे इनरोल्ड हुए और इतने बच्चों ने जो अपना जो है वो रिफंड प्राप्त कर लिया। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक व्यवस्था बनी हुई है। इस व्यवस्था को लोग कुछ खराब करना चाहते हैं, जो इस तरह का काम खुद नहीं कर पाते हैं, वो आरोप लगाते हैं, लांछन लगाते हैं। ठीक है, आसमान पे पत्थर उछालने से आसमान में छेद नहीं हो जाएगा, वो पत्थर उल्टा आप ही के ऊपर गिरेगा। और सिमेज जो है, ये आज तक इतने तरह के आरोप प्रत्यारोप और झूठे आरोप, झूठे तरह के कई तरह के षड्यंत्र, ये सब कुछ झेलते हुए आगे बढ़ा है। और न केवल आगे बढ़ा है, आज बिहार में सबसे प्रोमिनेंट, सबसे प्राइमरी चॉइस छात्रों की बन चुका है। और मेरा जो लक्ष्य है वो यह है कि ना सिर्फ बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के बाहर के छात्र यहाँ आकर के अपने करियर को बना सकें, ऐसी पूरी व्यवस्था उनको यहाँ पर दूं। और इसके लिए मैं कृतसंकल्प हूं और मुझे कोई डिगा नहीं सकता है। ये जितने इस तरह की बाधाएं आती हैं, ये मुझे थोड़ा और मजबूत बना देती हैं। और ये सब को तो मैं कुछ मानता नहीं हूं, लेकिन जब सब लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि सर आपके स्तर से सब चीज़ों का बिंदुवार एक बार आप जवाब दे दीजिए, सारी बातें झूठ हैं, एक बार आप अपने तरफ से सब चीज़ को कह दीजिए, तो मुझे लगा कि भाई इसमें क्या तकलीफ है। जो बात सच है, सच को सच बोलने के लिए मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। मैं अगर कहीं पर एक शब्द भी, एक वाक्य भी अगर मेरे मुंह से अगर मैंने कहीं कुछ गलत कहा हो तो मुझे डरना होगा। लेकिन जितनी बात, और भ्रम फैलाने के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन सच बताने वाला तो कौन होगा, वो तो हमें आगे आना होगा। हमारे बच्चों ने बताया, जब वो पत्रकार महोदय आए तो उनको घेर लिया बच्चों ने, और जिस तरीके से उनको उन्होंने एकदम पुरजोर तरीके से बताया और तुमने संभाल लिया, अन्यथा स्थिति वहां पर उनके लिए, पत्रकार महोदय के लिए कठिन हो जाती। तो ये जो भी लोग इस तरह का झूठ और इस तरह से किसी संस्थान की छवि को मतलब वो कहते हैं ना खिलवाड़, उस पर जो कानूनन जो हमारा अधिकार है, जरूर निश्चित रूप से हम अपने कानूनी अधिकारों का भी जो है प्रयोग करेंगे। नहीं तो आप कभी भी किसी के ऊपर भी कोई भी लांछन लगा दे। आजकल ये चीज़ें काफ़ी हो रही हैं कि इंटरनेट का दुरुपयोग करके किसी व्यक्ति के ऊपर में, उसके चरित्र के ऊपर में, उसके व्यवसायिक जीवन के ऊपर में, आज कोई ईमानदार व्यक्ति है उसके ऊपर में कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे, वो बेचारा रात भर सो नहीं पाता है, उसको मानसिक पीड़ा हो जाती है, उसको लगता है कि मैं अपने जीवन का क्या कर बैठूं। जब मेरा पूरा जीवन जो एक तपस्या है और मैं इसको समर्पित करता हूं इस संस्थान की स्थापना के उद्देश्य के प्रति, अपने मिशन के प्रति, तो हम क्या करें, हम अपने मिशन से हट जाएं? तो ये हमें इस चीज से बाहर निकलना होगा कि जो राज्य में अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो अपने आप को, इस राज्य में अनेक संस्थान हैं जहां विभिन्न तरह के पाठ्यक्रमों की पढ़ाई होती है, कहीं बीएड की पढ़ाई होती है, कहीं नर्सिंग की पढ़ाई होती है, कहीं फार्मेसी की पढ़ाई होती है, लेकिन सिमज की अलग पहचान है, क्लास कराने वाले संस्थान की पहचान है, अनुशासन वाले संस्थान की पहचान है। हमारे प्रति आपको विरोध अगर है तो आप हमारे जैसे संस्थान में मत आइए। आप तभी यहाँ आइए जब आपको क्लासेस करनी हो, प्रोजेक्ट करने हो, असाइनमेंट्स करने हो, आपको अपने अंदर गुणात्मक परिवर्तन लाना हो। और साम दाम दंड भेद, यानी हर माध्यम से आपको मजबूर किया जाता है, छात्र को मजबूर किया जाता है कि वो यहाँ अपने ऊपर काम करे, गुणात्मक परिवर्तन लाए। और अगर उसको गुणात्मक परिवर्तन नहीं चाहिए, उसको सिर्फ डिग्री चाहिए, तो सिमज में आने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू कम टू सिमज। कम ओवर हियर ओनली इफ यू आर कमिंग टू ए गुरुकुल। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने ऊपर, आपने आज तक जो भी जिस पद्धति से पढ़ाई करी है, आपने जो भी जिस तरह से आपने काम किया है,
जिस भी स्कूल में पढ़ाई करी है उसको पूरा बदलने को और अपने ऊपर आप पूरे तरह से काम करने को तैयार हैं, अपनी भाषा पे, अपने कम्युनिकेशन स्किल पर, अपने मैनेजमेंट स्किल पर, अपने टेक्निकल स्किल पर, अपने बिहेवियर पर, अपने एटीट्यूड डेवलपमेंट पर और अपने कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट पर अगर आपको पूर्ण रूप से काम करना है तभी आपको सिमज में आना है। अन्यथा आपके पास अनेकानेक विकल्प हैं और अनेकानेक संस्थान हैं जहां से आपको आराम से सुविधाजनक तौर पर डिग्री मिल जाएगी। असुविधा के साथ, कठिनाई के साथ अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सिमज में आना है। यहाँ पर आपको सारा कुछ करना पड़ेगा और वो सब असुविधा आपको मजबूत बनाती है, आपके अंदर गुणों का विकास करती है, अनुभव का विकास करती है, शिक्षा और आपको क्षमता वो सब मिलती है। लेकिन जब आप सोचते हैं कि नहीं हम पैसा दे करके डिग्री ले लें तो वो व्यवस्था सिमज में नहीं है। मुझे लगता है कि बच्चों को जो भी अभिभावक देख रहे होंगे उन सबको इस वीडियो के माध्यम से जो उनके अंदर जो दुविधा आई होगी वो स्पष्ट हो गया होगा। और सिमज का जो हमारा फी प्लान है, जो हमारा फी स्ट्रक्चर है, वो सरकार द्वारा संपोषित राज्य के कुछ बड़े से बड़े कॉलेजों की तुलना में आधे से भी ज़्यादा कम है। बिहार के बाहर जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो इस सेम पढ़ाई के लिए उनको वहाँ पर जितना 6 महीने का सेमेस्टर का फीस देना होता है उससे कम फीस में 3 साल का कोर्स हमारे यहाँ पूरे बच्चे करते हैं। ठीक है, और उसी कोर्स की फीस में उन बच्चों को यहाँ पर जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजिकल वर्कशॉप्स हैं, कोर्सेज हैं, एड ऑन कोर्सेज हैं, वो सारा कुछ कराया जाता है। उनको किसी भी चीज़ के लिए अतिरिक्त फीस जमा करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सारी व्यवस्था हमने यहाँ पे बनाई है जिसका आज तक इतने हजारों की संख्या में बच्चों को लाभ मिला है। अब कुछ एक 2-4 बच्चे जो सस्पेंडेड थे या जिनका कुछ और मकसद था, जो किसी दूसरे संस्थान से द्वारा प्रेरित थे, उनके द्वारा झूठ बोलने से सारा सच समाप्त हो जाए और सारे लोग जो हैं वो उसके बरगलाने में आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। और जो हमारे छात्र हैं कम से कम वो तो हमारे साथ है ही हैं। जब तक वो हमारे साथ हैं हमको लगता है कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी वही है, हमारी ताकत वही है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी छात्रों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं सबको बहुत बहुत मेरी ओर से आशीर्वाद।